Hi everyone, so today we'll do one of the topic of tax planning and management, which is own or lease. So let's start with the topic. तो टॉपिक हमारा रहेगा टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। तो जब हम कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस रन करते हैं तो उस बिजनेस को रन करने के लिए ना हमें बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक डिसीजन ये है ऑन और लीज। तो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही हूँ, तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए मैं मैन्युफैक्चर करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, प्लांट चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगी। तो इन सब प्लांट एसेट्स और मशीनरीज को एक्वायर करने के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं उसको ऑन करूँ या उसको लीज पर लूँ। मतलब मैं उस एसेट को परचेज कर लूँ, लीज मतलब मैं उस एसेट को रेंट पे एक्वायर कर लूँ। तो इसी डिसीजंस को हम आज पढ़ेंगे कि कैसे बिजनेस हाउसेस जो हैं वो इस डिसीजन को ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो हम ना इसको दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। इस डिसीजन को जो ऑन और लीज का डिसीजन है इसको दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन वाले एस्पेक्ट से कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। फिर हम लीज वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन वाले एस्पेक्ट से, विच इज़ द परचेजिंग ऑफ एसेट। तो अगर हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो दीज आर ऑल द इफ़ेक्ट्स अगर हम एसेट को परचेज करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने एसेट को परचेज कर लिया, बाय कर लिया, ऑन कर लिया, तो मैं क्या बन जाऊंगी, उसकी लीगल ऑनर बन जाऊंगी। अब अगर मैं एसेट को परचेज किया है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परचेज प्राइस पे करना पड़ेगा। मतलब अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उस एसेट का लीगल ओनर बनने के लिए। और क्या हो सकता है कि अगर मैंने कोई एसेट को परचेज कर लिया है तो अब मैं उस एसेट को एज अ सिक्योरिटी भी ऑफर कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोन लेना है तो उस लोन को लेने के लिए मैं अपनी उस एसेट को एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर सकती हूँ आउटसाइडर्स को। और क्या होगा इसका इफेक्ट, इसमें ये होगा कि अगर हम कोई एसेट को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके साथ उसका रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट भी हमारे साथ आ जाएगा, एसेट के साथ आ जाएगा। अब रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट क्या होता है, मतलब एसेट का आउटडेटेड हो जाना। अगर हमारा एसेट फॉर कुछ टाइम पीरियड के बाद आउटडेटेड हो जाता है तो वो होता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट। तो वो जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट है ना, अब वो भी एसेट के साथ ही बायर के पास ही आएगा। अगर आगे जाके एसेट ऑब्सोलीट हो जाती है तो उसका रिस्क जो है वो बायर को बियर करना पड़ेगा, जो उसका लीगल ओनर होगा। अगर हम एसेट को एक्वायर कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। क्योंकि जब हम अपना टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे उसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डेप्रिसिएशन है उसको एज ए एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम होगी। और उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, अगर मैंने कोई भी एसेट खरीदी है मैं उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकती हूँ। अब मुझे उसकी आगे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको आगे सेल कर सकती हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। तो ये सब क्या थे, ये सब इफ़ेक्ट्स थे अगर मैं एसेट को परचेज कर रही हूँ। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मैं लीगल ओनर बन जाऊँगी, मुझे पैसा देना पड़ेगा उस एसेट को खरीदने के लिए, उसका रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट भी मेरे साथ आएगा, लेकिन उसे मैं जब भी चाहूँ बेच सकती हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ और उसे एज ए सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकती हूँ। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं अपनी डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकती हूँ एज ए एक्सपेंस, जिससे जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। अब हमने ये तो देख लिया कि अगर हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम एसेट को किन किन तरीक़ों से परचेज कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 वेज़ हैं, हम 2 वेज़ की हेल्प से एसेट को ऑन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि हम अपनी ऑन्ड कैपिटल को यूज़ करके, जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस कैपिटल है या जितने भी रिजर्व्स हमारी कंपनी के पास पड़े हुए हैं, इनको अगर हम यूज़ करके अपनी कैपिटल को परचेज करते हैं तो वो क्या होगा कि हम अपनी ऑन्ड कैपिटल को यूज़ करके अपनी एसेट को परचेज कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा कि हम बोरोड कैपिटल की हेल्प से भी अपनी एसेट को परचेज कर सकते हैं। हम बाहर से लोन ले सकते हैं या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या लोन लेते हैं, अगर हम ऐसे अपनी एसेट को परचेज करते हैं तो वो हमारा आएगा कि हमने जो हमारी एसेट है वो बोरोड कैपिटल की हेल्प से परचेज की है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एसेट जो है वो ऑन्ड कैपिटल की हेल्प से लेनी चाहिए या बोरोड कैपिटल की हेल्प से लेनी चाहिए। तो ये एक नोट है कि अगर
हम अपनी एसेट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल कि आप जो है अपनी एसेट बोरोड कैपिटल के साथ परचेज़ करो, बोरोड कैपिटल को यूज़ करके अपनी कैपिटल को ऑन करो। क्योंकि क्या होता है कि जो डेट होता है ना वो चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का। अब ये चीपर सोर्स कैसे होता है, क्योंकि हम अगर कोई डेट लेते हैं तो हम उस डेट को पे करने के लिए जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट जो होता है वो 100% टैक्स डिडक्टेबल होता है। मतलब उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से ये एक चीप सोर्स बन जाता है फाइनेंस का। और इसलिए हमेशा यही बोला जाता है कि अगर आपने एसेट को परचेज़ करना है तो आप बोरोड कैपिटल की हेल्प से करो, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होगा और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम होती जाएगी और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं ना, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज, तो इसमें हम सारे टैक्स के एस्पेक्ट्स देखेंगे कि किन किन वेज और किन किन तरीक़ों को हम अडॉप्ट करके अपना जो टैक्स है वो कम कर सकते हैं, या कैसे टैक्स प्लानिंग करें कि हमें प्रॉफिट्स हो, हमें फ़ायदा हो। तो ये था सारा ऑन का केस जिसमें हम एसेट को परचेज़ कर रहे थे। ठीक है, अब हम दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे जो कि था हमारा लीज़ वाला, जिसमें हम अपनी एसेट को रेंट पे लेते थे, रेंट पे लेके यूज़ कर सकते हैं। तो लीज़ क्या होता है, जो इसका सेकंड एस्पेक्ट है लीज़, उसमें क्या होता है, तो लीज़ क्या होता है, ये ना एक अरेंजमेंट है या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसेट को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट उसको बाय किए हुए। मतलब हमने एसेट को बाय नहीं किया है पर फिर भी हमारे पास राइट होता है कि हम एसेट को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके बदले में क्या होता है, हमें कंसिडरेशन, एक अमाउंट जो है वो ऑनर को देना पड़ता है। इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये एक पर्सन है लेसर, जो कि क्या होता है, लीगल ओनर होता है उस एसेट का जिस एसेट को हम यूज़ करना चाहते हैं। और सेकंड पर्सन कौन होता है, लेसी, जिसने एसेट को यूज़ करना है, जिसने एसेट को रेंट पे लेना है, लीज पे लेना है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लीज एग्रीमेंट बनता है। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें सब कुछ स्टेट किया जाता है कि एसेट को हम कितनी देर के लिए यूज़ करेंगे, या हम एसेट को जो हम एसेट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम कितना लीज जो रेंट है वो पे करेंगे। तो सारा कुछ जो है ना इस लीज एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टेट कर दिया जाता है। और फिर क्या करता है, जो लेसर होता है ना वो अपना एसेट दे देता है लेसी को यूज़ करने के लिए, और उसके बदले में जो लेसी होता है लेसर को एक रेंट की अमाउंट पे करता है, कंसिडरेशन पे करता है। और इस तरह से ये सारा प्रोसीजर वर्क करता है। तो ये था लीजिंग। लीजिंग में क्या हुआ, लेसर ने लेजी को अपनी एसेट दी और लेसी ने क्या किया, उसके बदले में उसको पैसा दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमें एसेट को परचेज़ नहीं करना पड़ा, हमने एसेट को यूज़ किया और उसके बाद एसेट को रिटर्न कर दिया। अब लीजिंग के क्या इफ़ेक्ट होंगे उसको हम देखते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे लीजिंग के, तो एक वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। एसेट ऑन लीज डज नॉट प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स। अब बहुत सिंपल सी बात, अगर हम एसेट को रेंट पे ले रहे हैं तो हमें ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, उससे हम उस एसेट के लीगल ओनर नहीं बन जाएंगे। हमारे पास सिर्फ उस एसेट को यूज़ करने का राइट होगा फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड। ओके, उसके बाद जो भी हमने एसेट लीज पे लिया हम उसको एज ए सिक्योरिटी नहीं कहीं पर दे सकते, उसको एज ए सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस एसेट के लीगल ओनर नहीं हैं। और जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, जब हमने एसेट को यूज़ कर लिया और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में उसका टर्म पीरियड था एसेट को यूज़ करने का, जब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो भी एसेट है वो दोबारा लेसर को रिटर्न कर दी जाएगी। और इसमें एक बेनिफिट क्या होगा कि जो एसेट का ऑब्सोलीट होने का रिस्क है ना, वो अब लेसी को नहीं पे करना पड़ेगा, वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। वो किसका रिस्क होता है, वो लीगल ओनर का रिस्क होता है। अगर एसेट एब्सोल्यूट होती है तो वो लीगल ओनर का रिस्क है, लीगल ओनर उसको देखेगा कैसे हैंडल करना है। उसमें जो हमारा जो रिस्क है ऑब्सोलीट होने का वो अवॉइड हो जाता है लीज के केस में। अब हमने परचेज वाला केस, जो ऑन वाला केस था वो भी पढ़ लिया। अब हमने लीज़ के इफ़ेक्ट्स भी देख लिए। अब हम इसकी ना टैक्स कंसिडरेशंस देखते हैं कि लीज़ और ऑन दोनों के केस में क्या टैक्स इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, मतलब हम अपना टैक्स कैसे बचा सकेंगे। अगर हम ऑन करते हैं तो बायर पे क्या टैक्स इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, अगर हम लीज़ पे एसेट लेते हैं तो लेसी के ऊपर क्या टैक्स इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन के केस में देखते हैं क्या टैक्स इफ़ेक्ट्स होंगे, हम अपने टैक्स को कैसे बचा पाएंगे।
तो इसमें जो बायर होगा ना, जो भी उसने एसेट को परचेज़ किया है, वो उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा एज अ एक्सपेंस। वो हमने इफेक्ट्स में भी पढ़ा था कि हम डेप्रिसिएशन को क्लेम कर लेंगे, जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। और क्या कर सकता है वो, अब उसने एसेट को परचेज़ किया है, अब एसेट को परचेज़ किया तो अब एसेट को रिपेयर भी कराना पड़ेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी। तो जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी ना, उसको भी एज ए एक्सपेंस हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वही जब हम उसको एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो वो हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा, जिससे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। और उसका थर्ड इफेक्ट क्या होगा, अगर हमने अपनी जो एसेट है वो बोरोड कैपिटल से ऑन की है, मतलब हमने लोन लिया है और लोन लेके हमने जो हमारा एसेट है वो परचेज़ किया है, और जो हमने लोन लिया है वो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो क्या होगा, टैक्स डिडक्टेबल होगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टैक्स बच जाएगा और हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे अगर हम किसी एसेट को ऑन करते हैं। डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के जो एक्सपेंसेस है वो हम क्लेम कर लेंगे, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो तो टैक्स डिडक्टेबल है ही। तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे, इस तरह हम अपना टैक्स सेव कर पाएंगे अगर हम एसेट को ऑन करते हैं। तब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं, लीज़ के केस में। तो लीज़ के केस में क्या होगा, अब जो भी लेसी है वो जितने भी लीज़ रेंटल्स पे कर रहा है लेसर को, तो उन लीज़ रेंटल्स को वो एज ए एक्सपेंस क्लेम करेगा, जो कि जिससे क्या होगा, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी और उसको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इफ़ेक्ट्स थे, ये वो चीज़ें थी कि आप क्या क्या टैक्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से आप जो अपना टैक्स सेव कर सकते हो। पर अब हमने ये तो देख लिया कि ऑन करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होंगे और क्या टैक्स इफ़ेक्ट होंगे। लीज़ के केस में भी देख लिया क्या इफ़ेक्ट होंगे और क्या टैक्स इफ़ेक्ट होंगे। पर फिर भी हमें कैसा पता चलेगा कि हम ऑन करें या लीज़ करें, मतलब हम चूज़ कैसे करेंगे। तो हम चूज़ कैसे करेंगे उसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लोज को हमें देखना पड़ेगा। हमें दोनों ऑन के केस में भी और लीज़ के केस में भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लोज। मतलब जो हमारे कैश आउटफ्लोज हैं उसको पहले पोस्ट टैक्स लेके आना पड़ेगा, मतलब टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों केसेस में, ऑन के केस में भी और लीज़ के केस में भी। और वो वैल्यू आने के बाद उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, और उन दोनों में से जौन सी वैल्यू भी लेस होगी, जिसकी भी लेसर प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसको उस केस में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर ओन की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो ओन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर लीज़ की वैल्यू कम होगी तो लीज़ को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी निकलेगी उसको निकालना कैसे, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। अगर हम ओन के केस में देखें, अगर हमने एसेट को लोन लेकर बाय किया है तो उसमें हमारा कैश आउटफ्लो क्या होगा, एक तो जो हमने हमारी लोन की रीपेमेंट करनी है या फिर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है, वो हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर जो भी हमारी टैक्स सेविंग्स आ रही हैं वो निकाल लेंगे, उसमें उसको डिडक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस केस में देखें तो जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमने बोला था इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो उसमें हमारी टैक्स सेविंग्स क्या जाएंगी, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको हम डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पोस्ट टैक्स आउटफ्लो निकल कर आ जाएगा। जो भी हमारा पोस्ट टैक्स आउटफ्लो निकल कर आएगा उसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे। ऐसे ही ओन के केस में निकाल लेंगे, ऐसे ही लीज के केस में निकाल लेंगे। और अब इन दोनों केसेस में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया जाएगा। अगर ऑन की वैल्यू कम होगी तो ऑन वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया जाएगा, अगर लीज वाले ऑप्शन की वैल्यू कम होगी तो लीज वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया जाएगा। तो अब हमने इसको प्रैक्टिकली टर्म में भी देख लिया कि कैसे दोनों को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब टैक्स प्लानिंग के रिस्पेक्ट से हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब टैक्स प्लानिंग करके हम अपने टैक्स को कैसे बचा के टैक्स ऑन और लीज का डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स को कंसीडर करके डिसीजन लिया जा सकता है कि हमें ऑन करना चाहिए या लीज पे एसेट को लेना चाहिए।
तो उसके फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लीजिंग एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो जब हमारा कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें एसेट को ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एसेट को ऑन करेंगे तो हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की जा सकती, उसको हमें ऑन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हमें लीज पे ले लेना चाहिए। हमारी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी होंगी, जैसे हमारी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो गई लैंड। अब लैंड को हमें परचेज नहीं करना चाहिए, उसको लीज पे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर हम उसको लीज पे लेते हैं तो उससे हमारा जो लीज रेंटल है उसको हम एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, एज एक्सपेंस उसको चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि अगर आपकी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसको आपको लीज पे लेना चाहिए रादर देन कि उसको ऑन करना चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है बार्गेनिंग ऑन पैटर्न ऑफ लीज रेंटल्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम अपनी एसेट को लीज पे लेते हैं तो उसके जो लीज रेंटल्स है ना, उसके पैटर्न पे बार्गेनिंग करनी चाहिए हमारे लेसर से। वो कैसे, हमें अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया और मैंने एसेट जो है वो लीज पे ले ली। अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा इनिशियल ईयर्स है ना, इनिशियल ईयर्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे बार्गेन करके जो मेरा लीज रेंटल्स है ना इनिशियल ईयर्स में वो ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर उस टाइम पीरियड में मैं अपना लीज रेंटल ज़्यादा पे करूँगी तो उससे क्या होगा, मैं उस लीज रेंटल को एज ए एक्सपेंस क्लेम कर लूँगी, और जिससे मेरा प्रॉफिट कम शो होगा और मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो भी लीज रेंटल के पैटर्न्स हैं वो मैं लेसर के साथ बार्गेन करके उसको चेंज कर लेना चाहिए पैटर्न को, जिससे कि मैं अपनी प्रॉफिट को कवर कर सकूँ, कि अपने प्रॉफिट में से जो टैक्स का लीज रेंटल है उसको पे करके अपने प्रॉफिट को कम कर सकूँ और उसके ऊपर मुझे कम टैक्स देना पड़े। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंसिडरेशंस टू टैक्स हॉलीडेज़। मतलब हमें हमारी टैक्स हॉलीडेज़ को कंसिडर करके ही हमारे जो लीज रेंटल्स हैं वो नेगोशिएट करने चाहिए। वो कैसे, तो सबसे पहले टैक्स हॉलीडेज़ क्या होता है। टैक्स हॉलीडेज़ ये कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी टैक्स की हॉलीडे होती है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आपका टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। तो इस पीरियड के लिए हमें नेगोशिएट करके ना कम लीज रेंट पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पीरियड में कम रेंट पे करेंगे तो हमारा खर्चा कम कटा जाएगा और हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हमें टैक्स तो देना नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट हम खुद अपने पास ही रखेंगे। और उसके बाद जब हमारा टैक्स हॉलीडे का पीरियड ख़त्म हो जाए तो हमें नेगोशिएट करके हमारा जो लीज रेंटल है वो उसका अमाउंट जो है वो हाई कर देना चाहिए, क्योंकि तब हमें टैक्स पड़ रहा है, हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे हम जितना चाहे अपना जो लीज रेंटल है वो हाई पे करके उससे ज़्यादा खर्चा शो कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट में से ज़्यादा एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो और हमें कम टैक्स पे करना पड़े। तो इससे क्या, हम टैक्स हॉलीडे को कंसिडर करके अपने टैक्स रेंटल को हॉलीडे के पीरियड में कम रख सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट ग्रैब कर सकें, और हॉलीडे के पीरियड के बाद अपना जो लीज रेंटल है उसको हाई अमाउंट में पे करके एज ए एक्सपेंस हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेट रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टर पीरियड। अगर हमें कोई एसेट शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई एसेट हमें 12 महीने या 12 महीने से कम के पीरियड के लिए चाहिए, तो उसे हमें बाय नहीं करना चाहिए, उसे ऑन नहीं करना चाहिए, उसे लीज पर ही ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस केस में हम एसेट को बाय करते हैं तो 12 महीने के बाद अगर हम उसको उसी ईयर में, जिस ईयर में हमने परचेज़ किया, अगर हम उसी ईयर में उसको सेल कर देंगे तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर पाएंगे, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। अगर हमने उसको लीज पर लिया होगा तो उसके जो लीज रेंटल्स होंगे उसको हम एज ए एक्सपेंस चार्ज कर पाएंगे। तो अगर हमें एसेट छोटे पीरियड के लिए चाहिए तो उसे हमें लीज पे लेना चाहिए, ना कि उसको बाय करना चाहिए। सो द लास्ट पॉइंट इज ओनिंग बिजनेस प्रेमिसेस इज़ बेनिफिशियल। तो बिजनेस प्रेमिसेस को ओन करना बेनिफिशियल क्यों है, ये हमने इफेक्ट्स में भी इसके पॉइंट्स पढ़े थे। एक तो हमें क्या, प्राइड और गुडविल बिजनेस की बढ़ती है, सेंस ऑफ प्राइड मिलता है, और बिजनेस की गुडविल भी बढ़ जाती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी भी ऑफर कर सकते हैं।
और उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन होगी या अगर उसको हम लोन के ऊपर लेते हैं तो जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, और इंटरेस्ट को टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है, तो उसको हम उससे हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करके टैक्स सेव कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। सो आई होप you understand this, and if you like this video, so please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.